साथियों, आज हम बात करेंगे एविडेंस के बारे में। आखिर कोर्ट में एविडेंस इतना महत्व क्यों रखता है? एक्चुअली में कोर्ट के समक्ष जब भी कोई डिस्प्यूट जाते हैं तो उसमें दो पक्षकार होते हैं। तो दोनों पक्षकार अपनी अपनी बात कहते हैं, अपने हिसाब से उनका सही होता है। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, इसे प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहिए होता है। अर्थात बियॉन्ड द डाउट, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के सच्चाई तक पहुंचा जा सके, उसे प्रूव किया जा सके और जिससे कि पक्षकार को न्याय मिल सके। तो इसलिए एविडेंस, चाहे वो सिविल केसेस हो या फिर क्रिमिनल केसेस हो, दोनों में एविडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम बात करेंगे एविडेंस पे ही। मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह और मैं एक अधिवक्ता हूं। अब बात करते हैं एविडेंस एक्ट की। तो जो एविडेंस एक्ट है 1872 में जो आया, तो उसी के तहत ये सब चीजें प्रूव की जाती है। अब तो नई कानून आ गई है, लेकिन चीजें लगभग सेम है। तो अगर उसमें बात करें कि जो सेक्शन 3 बताया गया है, तो उसके अंतर्गत में इंटरप्रिटेशन क्लाउजेज दिए गए हैं। तो उसमें 10 लिस्ट दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, लेकिन उनका नंबरिंग नहीं किया गया है। तो हमको उनको समझना होगा। एक एक छोटे छोटे से जो लीगल वर्ड्स होते हैं, चूंकि देखने में तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब हम उसको समझते हैं कानून की तरह से, तरीके से, तब उसका असर कोर्ट में दिखता है। इसलिए आम व्यक्तियों को जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लीगल वर्ड्स होते हैं। तो इसमें जो दिए गए हैं सो 10 है, जिसमें पहला है, इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पहला है वो क्या है, कोर्ट। तो जब भी एविडेंस एक्ट की बात आएगा, केस की बात आएगी, डिस्प्यूट की बात आएगी, तो कहां पर आएगा? कोर्ट में आएगा। तो कोर्ट में क्या आएगा? फैक्ट्स आएंगे। फैक्ट्स किसको कहते हैं? तथ्य को। और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, ये पेन है, जितने भी चीजों को हम परसीव कर सकते हैं सेंस से, स्टेट ऑफ माइंड या फिर रिलेशन ऑफ थिंग्स, ये सब क्या है? एक फैक्ट है। तो फैक्ट दो तरह से हो सकते हैं, एक तो फिजिकल भी हो सकता है और एक मेंटल भी हो सकता है। जो कॉन्शियस है उन्हें हम देख नहीं सकते, कॉन्शियस वाले। जैसे कि आपने एक सुना होगा मेंसरिया। मेंसरिया मतलब होता है दुराशय, मतलब इविल माइंड, क्योंकि एक इंग्रेडिएंट क्राइम में ये भी रहता है। तो ये होता है फैक्ट। अब उसके बाद में, फैक्ट के बाद में क्या आता है? रेलिवेंट। फैक्ट कैसे होने चाहिए? रेलिवेंट होने चाहिए। रेलिवेंट किसको कहते हैं? कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू। अब कहेंगे कि फैक्ट इन इशू क्या होगा? फैक्ट इन इशू वो होता है जो तथ्य सामने आए, जिस तथ्य पे झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, वही फैक्ट इन इशू कहलाता है। तो हमें फैक्ट तो समझ में आया, फैक्ट इन इशू भी समझ में आया और रेलिवेंसी भी समझ में आया कि रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है? जो फैक्ट इन इशू से टच करता हो, कनेक्ट करता हो। अब इतना आसान भी नहीं है कि हम सीधे सीधे कह दिए कि कनेक्ट करता हो। इसको समझने के लिए सेक्शन 6 से लेके 55 तक, 55 तक इन रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बताया गया। वो सिचुएशन के हिसाब से कैसे कैसे क्या होता है वो उसमें बताया गया है। तो उतने सेक्शन जब आप समझेंगे, सीधे सीधे इसमें लिख दिया गया है कि कनेक्टेड होता है, लेकिन जब आप उनमें जाएंगे तभी ये चीजें समझ में आएगा। फिर आगे होता है फैक्ट इन इशू के बाद क्या? डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब कोई भी फैक्ट इन इशू आया तो आप वहां क्या प्रोड्यूस करेंगे? डॉक्यूमेंट ही तो करेंगे। तो डॉक्यूमेंट क्यों? एविडेंस के लिए। क्लियर हो रहा है? तो जब डॉक्यूमेंट करेंगे, पेश करेंगे, तो किस लिए? एविडेंस के लिए। अब एविडेंस कैसा हो सकता है? या तो प्रूव्ड हो सकता है, या डिसप्रूव्ड हो सकता है, या नॉट प्रूव्ड हो सकता है। अभी आगे बताएंगे कि प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव क्या होता है। अब ये सारी चीजें कहां हो रही है? हमारे अपने प्यारा भारत में, सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान, तो वहां पर हो रहा है। तो इस तरह से ये जो लिस्ट है, ये एक लीगल वर्ड है, इनको समझना बहुत ही अनिवार्य है, तभी हम लोग आगे किसी भी केस की प्रोसीडिंग में इसे प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि एक्चुअल में एविडेंस होता क्या है। तो एविडेंस देखिए क्या होता है। अगर हम लोग इसका मीनिंग देखिए तो इसका मतलब होता है कि द वर्ड एविडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एविडेयर, विच मीन्स टू शो क्लियरली और टू प्रूव। मतलब जिसके द्वारा हम क्लियरली किसी चीज को शो कर पाए और उसे प्रूव कर सके, तो ये कहलाता है एविडेंस। इसका एविडेंस का जो परिभाषा है वो कहता है, यानी स्पष्ट रूप से दिखना या सिद्ध होना।
अब अभी हम लोगों ने बात की पीछे फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स क्या होते हैं? तो फैक्ट्स के बारे में कहता है एनीथिंग, एनीथिंग, स्टेट ऑफ एनीथिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल बीइंग परसीव्ड बाय सेंस। अगर हम उसको परसीव कर पाते हैं सेंस से, मैंने बताया ना एग्जांपल में कि पेन, जो बातें अपन कर रहे हैं, ये सब सब फैक्ट्स हैं। तो ये सब चीज क्या कहलाएगा? फैक्ट कहलाएगा। और एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्सियस, ये भी एक फैक्ट कहलाएगा। जो अभी मैं आपको बताया कि दुराशय, एविल माइंडेड, वो दिखता नहीं है क्योंकि वो मेंटल फैक्ट है, लेकिन वो फैक्ट है और ये मोटिव भी प्रूव करना होता है ना। तो ऐसी एविडेंस में जो फैक्ट की बातें कही गई है, तो फिजिकल और नॉन फिजिकल भी हो सकते हैं। अब एक शब्द और, रेलिवेंट। तो रेलिवेंट का मतलब होता है वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अनदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंस ऑफ द फैक्ट। मतलब एक फैक्ट जो आप बात कर रहे हैं फैक्ट की, उससे अगर दूसरा रिलेटेड है एविडेंस, तभी वो रेलिवेंस एविडेंस कहलाएगा। उससे अगर कोई फैक्ट रिलेट नहीं कर पा रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो रेलिवेंट नहीं कहलाएगा। अभी एग्जांपल इसको समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक हस्बैंड है, ए हस्बैंड है और उसकी वाइफ बी है। अब वो उसके हस्बैंड कहीं से कुछ चोरी करके लाते हैं, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी, और अपने पत्नी को, वाइफ को रखने के लिए देते हैं कि तिजोरी में इसको रख दो। लेकिन जब कोर्ट में यही बातें जाती है और वाइफ कहती है कि उसने चोरी करके लाया, मुझे रखने के लिए दिया, तो ये क्या होगा? रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये एडमिसेबल ही नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट्स तो है, रेलिवेंट भी है, लेकिन ये यहां पे रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि जो ऑल फैक्ट विच इज रेलिवेंट बट नॉट एडमिसेबल। आगे बात करते हैं सेक्शन 5 की। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, इसको जरा आप लोग समझिएगा कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। अब जो भी हम एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, या तो वो रेलिवेंस होना चाहिए किससे? फैक्ट इन इशू से या फैक्ट से, तभी वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। और जितने भी तरह के फैक्ट्स हम कोर्ट में पेश करते हैं, उसमें एक शब्द इसमें और आता है एडमिसिबिलिटी, मतलब एडमिसेबल है या नहीं है। तो ये कोर्ट डिसाइड करती है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी क्या होता है। तो एक्चुअल में इसका अर्थ होता है कि ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स आर नॉट एडमिसेबल बट ऑल द एडमिसेबल फैक्ट्स आर रेलिवेंट। समझ में आया? क्योंकि जो रेलिवेंट फैक्ट है उसकी दायरा बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सभी एडमिसेबल है ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एडमिसेबल होंगे वो फैक्ट रेलिवेंट जरूर होंगे। क्लियर? अब इसको समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे कि एक हस्बैंड है, ए नाम का मान लेते हैं, और उसकी वाइफ बी नाम की है, और वो कुछ सामान को चोरी करके लाता है, ज्वेलरी को चोरी करके लाता है और अपने वाइफ को रखने के लिए देता है कि इसको रख दो तिजोरी में। लेकिन जब ये मामला कोर्ट के समक्ष जाता है और यही बात वाइफ जब कहती है, तो ये एडमिसेबल नहीं होता। फैक्ट रेलिवेंट है, लेकिन चूंकि ये एडमिसेबल नहीं है, कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट नहीं है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक वकील साहब हैं। अब कोई भी जो मर्डरर है, हत्यारा है, वो गया अपने वकील साहब को सारी बातें बताई कि हमने फलाने का मर्डर कर दिया है, मेरे हाथों से उसकी मौत हो गई है। अब उस वकील को लगता है कि अरे ये तो मेरे दुश्मन का पुत्र है, अब वो उससे बदला लेना चाहता है। तो कोर्ट में वो बयान दे सकता है क्या कि इसने मुझे बताया कि मैंने फलाने का मर्डर किया है? नहीं, वो वहां पर नहीं बता सकता, क्योंकि उसके पास में वो आया था क्लाइंट के रूप में और वो उसका वकील था, तो वो ऐसा नहीं कर सकता और ये कोर्ट एडमिट करेगी भी नहीं। तो ये एडमिसेबल नहीं है। रेलिवेंट है, मर्डर तो हुई है और वो कह भी रहा है, लेकिन यहाँ पे एडमिसेबल नहीं है। प्रूफ करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे, ऐसा कोर्ट का मानना है, क्योंकि ये एडमिसेबल नहीं है। दूसरे इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गया। तो प्रॉपर्टी में क्या होता है? सेल डीड्स होते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर किया गया होता है। अब कोई कहता है कि मुझे ए ने फलाना फलाना चीज लिख करके दिया है, एक मेरे पास डीड है, लेकिन जब एडमिट करने की बारी आती है तो कहते हैं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बोल रहा हूं उस सत्य है,
वो सारी बातें बताती है, तो ये भी रेलिवेंट नहीं है फैक्ट, तो इसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, यानी नहीं एडमिट किया जा सकेगा। तो ये होता है रेलिवेंट फैक्ट्स। तो हम लोग कुछ चीजों को इसमें समझ सके हैं। और अगर रेलिवेंट की और बात करें तो सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 55 तक रेलिवेंट के फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। जैसे अभी हमने ऊपर ज्वेलरी की बात करी तो वो सेक्शन 7 में आता है। तो इसी तरह से जैसे डिस्प्यूट आते हैं उसके हिसाब से उसके रेलिवेंट फैक्ट्स को भी देखना होता है। अभी हमने एक दो चीजें और बात करी थी जब परिभाषा की और लीगल वर्ड की बात की जा रही थी इसी वीडियो में, कि प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड क्या होते हैं। तो देखो, प्रूव्ड ऐसे होते हैं कि जिसे कोर्ट मानता है कि इसका एग्जिस्टेंस है, इसको प्रूव किया जा सकता है, तो उसको प्रूव्ड कहते हैं। ठीक इसी का अपोजिट आप इसमें समझ सकते हैं कि जिसको कोर्ट उसका एग्जिस्टेंस नहीं मानता है, उस फैक्ट को उस केस में नहीं मानता है, तो वो डिसप्रूव्ड। और अगर कोई कोर्ट के समक्ष फैक्ट गया ही नहीं है तो ना ही वो डिसप्रूव्ड हुआ और ना ही प्रूव्ड हुआ, तो वो नासाबित सबूत हो गया। तो इसका अगर परिभाषा देखें, प्रूव्ड की बात करें तो अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट or consider it existent so probable that a prudent man out under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। इसका मतलब हुआ कि कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसे अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस पर विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ये चूंकि कानूनी भाषा है तो थोड़े शब्द भी लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी होता है कि प्रूव्ड डिसप्रूव्ड क्या होता है। तो आई थिंक आप लोगों को चीजें कुछ क्लियर हो रही होगी और मुझे भी बताने में समझने में कुछ चीजें क्लियर होती है। तो ऐसे ही लीगल जानकारी के साथ और कुछ नए नए तथ्यों के साथ मिलता रहूंगा। और अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिल पा रही है, कुछ आपके प्रश्न हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, उससे मेरा भी आत्मबल बढ़ेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।